कॉस्ट आपने रिड्यूस कर ली। इसी तरह इन द कोड देयर इज सिंगल स्टेटमेंट विच ईच इफ स्टेटमेंट विद ईच स्टेटमेंट। आपकी इफ स्टेटमेंट के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट अगर आप नोट करें तो एक सिंगल स्टेटमेंट ही है, लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। वो जो ट्रू होगा वहीं पे वो एंड कर देगा। अब इसका बेस्ट केस क्या है, पहली कंडीशन ट्रू हो जाए वो वहीं से बाहर आ जाएगा। एवरेज केस क्या है कि वो सी या डी ग्रेड को करेगा, और वर्स्ट केस क्या होगा, वो फेल पे आके बाहर निकलेगा। तो डेफिनेटली जब एंड पे आना तो उसने एंड पे आके चेक करेगा। So if there are more statements with an if statement, then don't forget to use the brackets and make sure that they match. There is no corresponding closing braces for an opening braces. ये याद रखना आपने, ये हिंट मैंने आपको दिया, रिकॉल करवाया आपके कॉन्सेप्ट को कि अगर आप मोर देन वन स्टेटमेंट एक कंडीशन के साथ इनहेंस करते हैं, जोड़ते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके साथ लिंक करते हैं, तो उन तमाम को एक ब्रैकेट्स के अंदर लेके आना मत भूलिएगा। Proper indentation of the block should be also be made. इंडेंटेशन को यूज करें, आपके लिए कंफर्टेबल होगा। क्यों कंफर्टेबल होगा, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ेगी। स्टाइल जो प्रोग्रामिंग का होता है, अगर आप उसको ऑफिशियल को फॉलो करें तो आपके लिए सूटेबल होता है। तो प्रोग्रामर्स ने अगर कुछ स्टाइल्स आपको दिए हुए हैं तो डेफिनेटली वो इसलिए दिए हैं कि ताकि कोड की रीडेबिलिटी बढ़े। उन लोगों की रिसर्च है, एनालिसिस किया हुआ जनाब उन लोगों ने इसके ऊपर। सो प्रॉपर इंडेंटेशन ऑफ द ब्लॉक शुड आल्सो बी मेड। In the above example, we see that there are two approaches for a multi-way decision. एक सिंगल इफ स्टेटमेंट के थ्रू है और एक इफ एल्स के थ्रू है। So in the first approach, we use as many if statement as need. जितनी conditions उतनी if statement हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट अप्रोच के अंदर। This is an expensive approach, definitely expensive है, इसके रीजन हम स्टडी कर चुके हैं। So the second is the use of nested if statement. अब नेस्टेड नेस्ट के अंदर क्या होता है, आपकी कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस होगी। सो द सेकंड इज लिटिल मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट वन। अगर आप फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली सेकंड वन इज मच बेटर। पहले के मुकाबले में दूसरी वाली ज्यादा रिलायबल होगी। सो इन द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, द नेस्टेड एल्स is not executed if the first if condition is true and the control goes out of the if block. मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पहली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो बाकी कंडीशंस को टेस्ट नहीं करेगा, वो वहीं से बाहर आ जाएगा। क्योंकि एक ही सिंगल स्टेटमेंट है ना, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के अंदर जहां उसको रिजल्ट मिलेगा वो वहां से आउट हो जाएगा। So the C++ language provides us a standalone construct to handle this instance. अगर आप इस तरह के केसेस को डील करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर स्विच स्टेटमेंट हमारे पास C++ प्रोवाइड करता है। So this contract is स्विच स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास है इसे स्विच स्ट्रक्चर कहते हैं, जब हम यूज करेंगे, जो अब हम पढ़ने लगे। सो द स्विच स्ट्रक्चर इज अ मल्टीपल सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट दैट इज यूज्ड इन विच केस मल्टी-वे डिसीजन टू मेक द कोड मोर एफिशिएंट एंड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। जहां पर मल्टीपल टेस्टिंग होती है या मल्टीपल सिलेक्शंस की जरूरत होती है, मोर देन वन केसेस को ट्रीट करना पड़ता है, वहां पे नॉर्मली हम स्विच स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। देखिए ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि एक चीज से काम हो जाता है बट दैट्स नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मैंने फोकस किया था इस बात के ऊपर कि एक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं होता, उसका एफिशिएंट होना इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना एफिशिएंट है। जो चीज जहां पे सूट करती है उसको वहीं पे सेट करें, ज्यादा रिलायबल होगा, कोड आपका उतना एफिशिएंट होगा। आप स्विच स्टेटमेंट के बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर लेंगे तो कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। सो सिंटैक्स क्या है जी स्विच स्टेटमेंट का, आप पहले स्विच का कीवर्ड लगाते हैं, ये रिजर्व वर्ड है, आप इसको किसी और मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्विच का मतलब स्विच है, आप इसको एज एन वेरिएबल नेम भी यूज नहीं कर सकते। उसके बाद ये ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस जिन्हें कहते हैं, इनके अंदर आपका वो वेरिएबल जिसके ऊपर केस लगाना है आपने, जिसके ऊपर चेक करना है, या आपकी एक्सप्रेशन कोई कैलकुलेशंस भी हो सकती है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशंस भी हो सकती है कि अगर आप इसको टेस्ट करो जो रिजल्ट आए उसके ऊपर चेकिंग करो, ठीक है ना। सो नॉर्मली जब हम मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस, तो नॉर्मली उसके लिए भी हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करके केसेस डिफाइन कर देते हैं। सो यहाँ पे वो वेरिएबल आएगा या एक्सप्रेशन आएगी जिसको आपने टेस्ट करना है, जिसकी वैल्यूज को टेस्ट करना है।
सो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स का पेयर है, उसके अंदर केस कांस्टेंट 1, केस 1 ये पहली अगर 1 वैल्यू होती है, जैसे हमने कहा जी ग्रेड जो है वो 90% होते हैं, तो स्टेटमेंट 1 है। केस 2 है जी, केस 3, केस 4। फाइनली आपके पास एक डिफॉल्ट केस होता है जिसके अंदर अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू नहीं होता तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा कि जनाब आपने ये ऑप्शन को चूज किया। आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको भी चेक पॉइंट यहाँ पे लगाया जा सकता है। डोंट वरी, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीजें फर्दर क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इसके सिंटैक्स को अपने माइंड में स्केच कर लें। इट्स अ गुड प्रैक्टिस के पेपर पेन लेके अपने पास रखें और अपने पेपर पे इसके जो सिंटैक्स है उसको नोट डाउन कर लें। So in the switch statement there should be an integer variable. Also include character, आप character भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो integer variable होना चाहिए। और an expression, वो character भी हो सकता है, वो expression भी हो सकती है, which must evaluate an integer type, whole numbers only. The decimal numbers 1.2, 2.5, 14.3 are not allowed. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट्स नंबर अलाउ नहीं होते, यहाँ सिर्फ इंटीजर होल नंबर्स और अलाउ हैं। यहाँ करेक्टर्स अलाउ हैं, एक्सप्रेशंस अलाउ हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट या फ्लोट टाइप के वेरिएबल जो है वो अलाउ नहीं है। We can't use compound conditions, the condition that use a logical operators. हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ चुके हुए हैं, तो अगर कंपाउंड स्टेटमेंट आप यूज करना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा कि स्विच स्टेटमेंट में ये यूज नहीं होते और ना ही इसकी केस स्टेटमेंट्स के अंदर यूज होते हैं, तो कंपाउंड कंडीशंस वहां पे यूज नहीं होती। So the constant also must be integer constant which includes character. Character हो सकता है, integer हो सकता है केसेस के अंदर। जहां कांस्टेंट का वर्ड यूज किया या जो केसेस हम डिफाइन करेंगे वो इंटीजर होने चाहिए, कैरेक्टर भी हो सकता है। सो वी कांट यूज अ वेरिएबल नेम विद द केस कीवर्ड। हम कीवर्ड के तौर पर भी केस में डिफाइन नहीं कर सकते कैरेक्टर, ना वेरिएबल कीवर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, वो चॉइस है, अगर आप डिफॉल्ट रखना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू। If there is no case which match the value of the switch statement, then the statement of default are executed. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब आपकी केसेस में से कोई केस ट्रू नहीं होता तो उस वक्त फिर डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आप डिफॉल्ट केस को इन्वॉल्व करते हैं या नहीं करते, वो आपकी अपनी गुडविल के ऊपर है। तो द स्विच स्टेटमेंट टेक्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब ये प्रोसेसिंग कैसे करता है, आपके वेरिएबल की वैल्यू को लेता है स्विच स्टेटमेंट। इफ देयर इज एन एक्सप्रेशन देन इट एवेल्युएट्स। अगर वो वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू को लेगा, अगर वो एक्सप्रेशन होगी तो पहले उसको एवेल्युएट करेगा एक्सप्रेशन को, एंड आफ्टर दैट लुक्स फॉर इट्स वैल्यू अमंग द केस कांस्टेंट्स। मिसाल के तौर पर जी आपने कंडीशन लगा दी कोई, जैसे n ग्रेटर देन 1, तो चेक करेगा केस कौन सा वाला है, n1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, वेरिएबल की वैल्यू लेगा, एक्सप्रेशन होगी तो उसको सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट लेगा और उसके बाद उसको चेक करेगा अपने केसेस के साथ। इफ द वैल्यू इज फाउंड अमंग द कांस्टेंट लिस्टेड इन द केसेस, अगर वो केसेस के अंदर कोई एक कांस्टेंट के साथ वो वैल्यू मैच कर जाती है, द स्टेटमेंट इन दैट स्टेटमेंट लिस्ट आर एग्जीक्यूटेड, वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज इट डज नॉट नथिंग, वो कुछ नहीं करेगा, इट डज नथिंग, वो कुछ नहीं करेगा, वो उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल आएगा। हाँ, अगर डिफॉल्ट आपने रखा हुआ है तो कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर आपने डिफॉल्ट को सेट नहीं किया हुआ तो वहां से बाहर निकल आएगा, यानी कि स्ट्रक्चर से वो आउट हो जाएगा।